बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे काजी फाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। अच्छा, एक तो मैं शुरू में ही एक बहुत कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे बहुत से दोस्त जब ये खबर दे रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब की फेयरवेल की तैयारी शुरू हो गई हैं, कैटरिंग वालों से बात हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया, यानी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जो फेयरवेल की तकरीबात हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया। तो इससे सोशल मीडिया पे एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मैं उस जश्न से इत्तफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तफाक नहीं करता कि काजी फाइज़ ईसा साहब का की फेयरवेल के नोटिफिकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि आइनी तरमीम नहीं हो रही, क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब के लिए जो आइनी तरमीम होनी है उनका तल्लुक़ काजी फाइज़ ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंशन नहीं। जब हम लफ्ज़ कहते हैं कि काजी की एक्सटेंशन, तो काजी की एक्सटेंशन से मुराद यह है कि आइनी अदालत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी हम बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ही उनको 3 साल और दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो क्लोज़ हो चुका है। क्योंकि हुकूमत का प्लान ये नहीं है कि काजी फाइज़ ईसा साहब की उम्र जो है वो 65 से 68 साल कर दी जाए और तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, बल्कि हुकूमत का प्लान ये है कि काजी फाइज़ ईसा को यहाँ से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले जाया जाए और सारे इख्तियारात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए जाएँ। तो ये है मामला और माजरा। लेकिन इसमें अगर ये 25 तक नहीं होती आइनी तरमीम तो उसके बाद तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हुकूमत ये चाहती है कि कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 से पहले अगर कर लेते हैं तो फिर ये मामला इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी साहब मतलब किसी प्रॉक्सी के ज़रिए चैलेंज करवा के और फ़ौरन ही काजी साहब इसको जो है वो करार दे देंगे कि ये नाकाबिल समात है, ये अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए और फिर वहाँ जाके ख़ुद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठ जाएंगे। ये सारी प्लानिंग है। लेकिन 25 तक नहीं होती तो फिर नामुमकिन हो जाएगी। फिर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो फिर इतना आसान ये नहीं रहेगा। तो इसलिए एक तो मैंने कहा कि ये मैं शुरू में क्लैरिफाई कर दूँ। दूसरी बात यह है कि लग ये रहा है और ये बात भी होने लगी कोर्ट रिपोर्टर्स में कि काजी फाइज़ ईसा साहब की जो अलविदा होना है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना है और सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी एक फेयरवेल होनी है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। और लगता है कि इसमें काफ़ी तनाज़ात भी आएंगे, काफ़ी चीज़ें भी आएंगी, काफ़ी ऊंच नीच भी आएगी। और उसमें एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि काजी फाइज़ ईसा साहब की के एज़ाज़ में जिनके जाते हुए 25 को जो एक इशाइया जो एक डिनर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक तय किया गया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रार का तो सिर्फ नाम होता है, ये बेसिकली जजेस जो हैं वो साथ ही जजेस ही अपने जाने वाले चीफ जस्टिस को दे रहे होते हैं। तो उसको काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया है कि क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों का 20 लाख रुपया लगना है, तो लिहाजा मैं ये इशाइया नहीं लेना चाहता। ख़बर ये नहीं है, बल्कि ख़बर जो बात हो रही है वो ये है कि कुछ जजेस जिनका काजी फाइज़ साहब को पता है कि वो इनकार उन्होंने कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई अगर काजी को आपने इशाइया देना है तो उस इशाइये में हम शरीक नहीं होंगे। और मतलब अब ये नहीं पता, ये आप किसी जज से पूछना पड़ेगा कि पहले क्या होता है कि जब इस तरह से किसी चीफ जस्टिस को जो फेयरवेल दी जाती है तो क्या वो जो पैसे होते हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से खर्च होते हैं या वो जजेस मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब काजी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आवाम के टैक्स के पैसों से लगना है, तो अगर काजी साहब का ये भी तो हो सकता था कि 19 जज हैं, काजी साहब को निकाल के 18 हैं तो 18 1 लाख रुपए दे देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन वाज़े तौर पर नज़र यही आ रहा है कि जजेस ने इनकार कर दिया काजी के इशाइये में शरीक होने से, काजी के एजाज़ में इशाइये से। और इसीलिए फिर काजी फाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने कहा है कि इस इंसल्ट से, इस बेइज्जती से, इस तज़लील से बेहतर है कि मैं ये इशाइया ही ना लूँ। और जहाँ तक बात है ना काजी फाइज़ साहब की ये कि 20 लाख रुपए, तो काजी साहब को ना खुदारा ये आवाम के टैक्स के पैसों की बात ना करें। क्यों? इसी आवाम के टैक्स के पैसों से 150-200 अरब रुपए लगाकर और 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो आवाम ने जिनको मैंडेट दिया वो काजी साहब ने चोरी करवाया। फिर उन इंतखाबात के नतीजे में जो पाकिस्तानी कौम का हज़ार अरब का नुकसान हो गया है वो आपके सामने है। लोगों के कारोबार का जो नुकसान हो गया वो आपके सामने है। ब्रेन ड्रेन का जो हुआ है नुकसान वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं वो आपके सामने है। जो बिजली के बिल लोगों के आए हैं वो आपके सामने है। जो खुदकुशियाँ हुई हैं वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान अगले 50 साल लग जाएंगे पाकिस्तान को इससे 2 साल पीछे तक आने में, वो आपके सामने सब किया धरा जिसका भी है उसने करवाया काजी फाइज़ के ज़रिए। एग्जीक्यूटिंग शख्स जो है वो काजी फाइज़ ईसा था। बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख हो, मैंडेट चोरी हो, मैंडेट चोरों को बचाना हो, उसके अंदर राजा को बचाना हो, तमाम चीज़ें करने वाला काजी फाइज़ ईसा है। तो काजी साहब के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि काजी साहब ये कहें कि जनाब 20 लाख रुपए। और दूसरी बात यह है कि काजी साहब की एक्सटेंशन की वजह से
जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, और पीटीआई ने जो प्रोटेस्ट किया ये 4-5-6 अक्टूबर को, वो ज़ाहिर है पीटीआई ने कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अपने मफाद के लिए नहीं किया, पाकिस्तान के लिए किया है। तो बात यह है कि ये वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि एक दिन में पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है, वो 190 अरब रुपए का एक दिन में नुकसान हुआ है, 190 अरब रुपए डेली। तो मुझे एक बात बताएं कि काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए ये जो 4-5 दिन प्रोटेस्ट रहा, तो ये जो 1000 अरब यानी नुकसान हुआ पाकिस्तानी मईशत को, यानी को 3 अरब डॉलर के करीब बन जाता है। तो काजी साहब को उस वक्त क्यों नहीं एहसास हुआ कि थोड़ी सी आप मेहरबानी करें, थोड़ी सी आप शर्म करें और आप कह दें कि मैं जो है ना वो नहीं ले रहा एक्सटेंशन, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैंने आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना। तो आप उस वक्त भी कह देते ताकि पाकिस्तान की कौम को कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता। फिर एक और चीज़, काजी साहब ने इडहाक जजेस लाए, और इडहाक जजेस किस लिए लाए थे वो आपको अब समझ आ गई होगी कि अपनी अक्सरियत बनाने के लिए लाए थे। आप जब इडहाक जजेस को ला रहे थे, दो जो इस वक्त 45 से 50 लाख रुपए में पाकिस्तानी कौम को पड़ रहा है एक इडहाक जज, तो उस वक्त आप एहसास कर लेते। क्योंकि देखें ना, जब काजी फाइज़ ईसा ने ये कहा कि मैं इडहाक जज इसलिए ला रहा हूँ ताकि केसेस का बैकलॉग ख़त्म हो, और यह हुकूमत कहती है कि हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग बनाना है कि बैकलॉग क्लियर हो, तो सुप्रीम कोर्ट में तो टोटल 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। और जिस तरह से कमरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि 60,000 में से जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो 200 हैं, 60,000 में से 200 हैं जिनके लिए पूरी अदालत बनाई जा रही है। बात यह है कि 20 से 22 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पेंडिंग हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते? 4-5-6 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, तो आप हाई कोर्ट के जजेस क्यों नहीं लगाते? 24 सीटें खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, क्यों नहीं लगाते? आप लगाते ना, आप लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को बेहतर करते ना, आप इस्लाहात करते ना। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 60,000 केसेस की फिक्र है। 60,000 केसेस क्या हैं? कुछ भी नहीं है अगर आप ख़त्म करना चाहें तो। अगर काजी साहब जो है वो शरीफ ख़ानदान को बयानियाँ देने में और इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें करने में और करवाने से उनको फुर्सत मिल जाती तो आवाम का फ़ायदा हो जाता। आप मुझे बताएं कि जो बैरिस्टर तैमूर मलिक ने जो डाटा बनाया है, जो पीटीआई के बड़े आम रहनुमा भी हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, और पंजाब के आई थिंक जो लीगल मैटर्स को देखने वाली कमेटी के हेड भी हैं, अहदेदार भी हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक ने जो डाटा शेयर किया है 125 से ज़्यादा FIRs 2 दिनों में 3 शहरों में पीटीआई के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, ये जो 125 FIRs के ऊपर पकड़ धकड़ केसेस, प्रोसिक्यूशन का टाइम, अदालतों का टाइम, क्या ये नहीं लगेगा क्या? और मैं आपको बताऊँ, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर ने बताया, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो ना लाहौर है ना पिंडी है, जहाँ पे मेन 9 मई की चीज़ें थी। ये एक और डिस्ट्रिक्ट है। उसने मुझे बताया कि उसने कुल मुझे उस वक्त तादाद भी बताई थी। उसने कहा कि इतने हज़ार केसेस हमारे पास, यानी ये 2022 और 23 का वो बता रहा था, ख़ास तौर पे 23 का बता रहा था कि इतने हज़ार केसेस हमारे पास हैं और एक केस उसमें से 9 मई का है। और उसने कहा कि 9 मई वाले केस के ऊपर बाकी जो हज़ारों लाखों केसेस हैं हमारे पास, वो हज़ारों लाखों केसेस एक तरफ और एक 9 मई के केस के ऊपर हमारी एनर्जी सरकार की एक तरफ। तो मुझे बताएं फिर कैसे आप बात करते हैं आवाम के टैक्स की, आप बात करते हैं आवाम की, आप अवामी केसेस की बात करते हैं।